सोलार के जो टॉपिक्स है उसमें सबसे पहले है सोलार के सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के नियम क्या होते हैं, इसमें समय कितना लगता है। फिर हम कैलकुलेशन का पार्ट देखेंगे कि कौन से कस्टमर को कितने किलोवाट का सिस्टम देना है। फिर हम देखेंगे सोलार में कौन कौन से मटेरियल्स का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में हम देखेंगे स्ट्रक्चर कितने प्रकार के हैं, पैनल्स कितने प्रकार के हैं, कमर्शियल में कैसे काम करना है। तो शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे ऑन ग्रिड सोलार, ऑफ ग्रिड सोलार और हाइब्रिड सोलार ये 3 टॉपिक बताए गए हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम के बारे में। तो अगर आपने कुछ लिखने के लिए, नोट डाउन करने के लिए कुछ लिखा है, आपके पास नोटपैड और पेन है तो नोट कीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम दुनिया में कहीं पर भी इंस्टॉल किया जा सकता है। पॉइंट नोट कीजिएगा, ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम दुनिया में कहीं भी इंस्टॉल किया जा सकता है। इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या गवर्नमेंट से कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नोट कीजिएगा, ऑफ ग्रिड सोलार इंस्टॉल करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या गवर्नमेंट से कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो सिस्टम है ये कहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है ज़्यादातर? तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर बिजली का सप्लाई नियमित तौर पर नहीं आता, यानी जहाँ पर हर दिन 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा बिजली कट जाती है। तो ऐसे घरों में अगर आपको 24 घंटे बिजली का सप्लाई देना है तो ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम आपको इंस्टॉल करना होगा। पॉइंट नोट कीजिएगा, जिन घरों में बिजली का सप्लाई नियमित तौर पर नहीं आता वहां पर हम ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। अब ये सिस्टम कैसे काम करता है इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पीडीएफ है इसमें ये सोलर पैनल है, ये सूरज है, सोलर का इन्वर्टर है, घर है और बैटरी है। तो हम सब जानते हैं कि सोलर पैनल्स जो है वो सूरज की रोशनी से बिजली का उत्पादन करते हैं। द सोलर पैनल्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ये होता है डीसी यानी डायरेक्ट करंट, और हमारे घर में जो हम बिजली इस्तेमाल करते हैं वो होता है एसी यानी ऑल्टरनेट करंट। पॉइंट नोट कीजिए। तो सोलर पैनल से जो बिजली बनती है वो डीसी करंट होता है, घर में हमें एसी करंट यूज करना है। तो ये जो बिजली बन रही है इसको इस्तेमाल करने के लिए पहले हमें डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करना होता है। तो डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हम सोलर पैनल को सोलर इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है सोलर का इन्वर्टर, इसका काम क्या होता है? सोलर इन्वर्टर का काम होता है डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करना और बिजली को आपके घर तक पहुंचाना। पॉइंट नोट कीजिएगा, सोलर इन्वर्टर का काम है डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करना और बिजली को आपके घर तक पहुंचाना। इसका मतलब क्या है? दिन के समय सोलर पैनल से जो बिजली जनरेट होती है वो इन्वर्टर के माध्यम से आपके घर में इस्तेमाल होती है और बैटरी में भी स्टोरेज होता है। दिन के समय सोलर पैनल से जो बिजली बनती है वो बैटरी में भी स्टोरेज होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम आपको दिन में सोलर पैनल से बिजली देता है और रात के समय जो है आपके घर के सारे अप्लायंसेस बैटरी पे चलते हैं। तो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में जहां पर भी इंस्टॉलेशन किया जाता है, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम आपके घर में 24 घंटे बिजली का सप्लाई देता है। अब ये जो सिस्टम है इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। ये जो सोलर का इन्वर्टर यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है इसके अंदर बैटरी नहीं होती। पॉइंट नोट कीजिएगा, सोलर इन्वर्टर के अंदर बैटरी नहीं होती। इस इन्वर्टर को चालू रखने के लिए एक रेफरेंस वोल्टेज की आवश्यकता होती है जो उसको बैटरी से दिया जाता है। हमारे घर में जो यूपीएस इन्वर्टर होता है ना उसके अंदर बैटरी होती है, तो वो कुछ समय के लिए कुछ अप्लायंसेस को चला सकता है।
लेकिन सोलर इन्वर्टर के अंदर बैटरी नहीं होती। इस इन्वर्टर को चालू रखने के लिए हमें बैटरी से जोड़ के रखना पड़ता है। तो अभी मैं समराइज करता हूँ, सारांश एक बार बताता हूँ। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम दुनिया में कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या गवर्नमेंट से इजाजत नहीं लेनी पड़ती। ये आपके घर में 24 घंटे बिजली का सप्लाई देता है और इसमें गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी नहीं होती। अब कस्टमर आपको क्या सवाल पूछ सकता है कि सर हमारे घर में अगर बहुत सारे अप्लायंसेस हो तो सोलर पैनल से वो चल जाएंगे क्या, या बैटरी से चल जाएंगे सारे अप्लायंसेस? तो इसका जवाब क्या है, इंस्टॉलेशन करने से पहले हम कस्टमर के घर में जो जो अप्लायंसेस है उसकी जानकारी लेते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, पंखा, ट्यूबलाइट, ये कितनी क्वांटिटी में है और कितनी देर के लिए इस्तेमाल करते हैं, दिन में और रात में। उसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ बैटरीज और नंबर ऑफ पैनल्स कितने इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो आपको करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए जो रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट किए जाएंगे उनको वो जानकारी ले लेंगे, खुद और खुद ही कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ आपके घर में बिजली का सप्लाई देने के लिए बनाया है 24 घंटे। तो ये टॉपिक पूरा हो चुका है। उसके बारे में यदि आपके कोई सवाल है तो अभी पूछ सकते हैं। मिस्टर अभिजीत लोखंडे, एनी क्वेश्चंस? मिस्टर मोनू साहू और न्यू फैथम नोटेकर, पंडित जी, प्रणव सोनार सर, सद्दाम पठान सर, एनी क्वेश्चंस? ओके, अगर कोई सवाल नहीं है, ओके। जी मोनू जी कहिए सवाल आपका। नो सर, मेरा कोई सवाल नहीं है इसमें। मैंने अभी ये फर्स्ट क्लास ज्वाइन की है तो इसलिए इतना ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है मेरे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये सेशन रिपीट भी करेंगे बाद में और इसके आगे का भी सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच मोनू जी, आप म्यूट कर लीजिए। तो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम जो बैटरी वाला सिस्टम है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके घर में बिजली का सप्लाई देने के लिए बनाया है। साल 2014 में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने एक नया सिस्टम शुरू किया जिसका नाम है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। अब ये सिस्टम टोटली अलग है, तो ध्यान दीजिएगा, 2 पॉइंट्स शुरुआत में बता रहा हूं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जुड़ा हुआ होता है। पॉइंट नंबर 1 नोट कर लीजिए, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जुड़ा हुआ होता है और ये वही काम करता है जहां पर बिजली का सप्लाई 24 घंटे होता है। अभी आप सोचेंगे कि अगर 24 घंटे बिजली का सप्लाई है तो सोलर इंस्टॉल करने की क्या जरूरत है? तो इस सोलर को इंस्टॉल करने का मकसद आपके घर में बिजली सप्लाई करना नहीं है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने का मकसद है आपका बिजली का बिल कम करना। ये उन लोगों के लिए है जिनका बिल बहुत आता है, बहुत ज्यादा अमाउंट का आता है, 3,500, 5,000, 3.5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। कमर्शियल, रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, मेगावाट, हर जगह ऑन ग्रिड ही लगता है। तो पॉइंट नोट कीजिए, ऑन ग्रिड सोलर वही काम करता है जहां बिजली का सप्लाई 24 घंटे होता है और ये सिस्टम आपके घर में बिजली देने के लिए नहीं बनाया है, ये आपका बिजली का बिल कम करने के लिए बनाया है। तो कैसे काम करता है सिस्टम, ये देखते हैं। अब यहां देखिएगा, ये सोलर का इन्वर्टर लगा हुआ है और यहां पर कोई बैटरीज नहीं है। तो जैसे मैंने आपको ऑफ ग्रिड में बताया था कि सोलर के इन्वर्टर को चालू रखने के लिए एक रेफरेंस वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में अगर बैटरी नहीं है तो ये इन्वर्टर को चालू रखने के लिए रेफरेंस वोल्टेज कहां से मिलेगा? तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिस्टम आपके इलेक्ट्रिसिटी के ग्रिड से जुड़ा हुआ होता है, तो ऑन ग्रिड सोलर के इन्वर्टर को चालू रखने के लिए जो रेफरेंस वोल्टेज है वो आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से दिया जाता है। तो अब ये सिस्टम कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। इंस्टॉलेशन करने से पहले हम कस्टमर के 12 महीने का बिल मांगते हैं। 12 महीने का बिल क्यों मांगते हैं? क्योंकि गर्मियों में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सर्दियों में और
बारिश के सीजन में कम इस्तेमाल करते हैं बिजली, तो जाहिर सी बात है कि हमें औसत लेना होगा पूरे साल का। तो हम पूरे साल का बिल देखते हैं और मान लीजिए कि किसी का अगर हर महीने 600 यूनिट का इस्तेमाल हो रहा है, एक कस्टमर है जिसका हर महीने 600 यूनिट का औसत इस्तेमाल है, यूनिट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। तो 5 किलोवाट का जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो हर महीने 600 यूनिट बनाएगा और वो यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भेजा जाएगा। पॉइंट नोट कीजिएगा, आपका जो बिजली का कनेक्शन है ना, जहां से वो काटा नहीं जाएगा, वो वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन सोलर अलग से आपके टेरेस पे इंस्टॉल किया जाएगा, जो बिजली बना के आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भेजेगा। आपका कनेक्शन तो आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो होगा यूं कि 600 यूनिट आप हर महीने इस्तेमाल कीजिएगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, और 600 यूनिट आपका सोलर सिस्टम बना के आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भेज देगा। तो इसमें यूनिट के बदले यूनिट कैंसिल हो जाएगा और आपका जो यूनिट बिल है वो 0 हो जाएगा। अगर ये पॉइंट किसी को नहीं समझ में आया तो अभी अनम्यूट करके पूछिए, क्योंकि आगे मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के नियम बताने वाला हूँ। मिस्टर सद्दाम, मिस्टर अभिजित लोखंडे, आपले काही प्रश्न आहेत का? पंडित जी सर? नाही सर. ओके. प्रणव सोनार सर, आपले काही प्रश्न आहेत का? सर माझा एक प्रश्न आहे, येस सर. आपण याच्यामध्ये बॅटरी यूज करू शकतो का? ऑन ग्रिड सोलर, हाँ, आता मी त्या पॉइंटवर येतोय, सांगतोय मी तुम्हाला। अभी सर का सवाल है कि हम लोग ऑन ग्रिड में बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, तो मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। उसके अलावा अभी तक का कोई सवाल है किसी और को? आगे बढ़ते हैं। अभी आपको मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के नियम बताता हूँ। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के 2 नियमों का पालन करना पड़ता है। कौन से नियम है वो? सबसे पहला है सैंक्शनड लोड। सैंक्शन लोड को मराठी में, महाराष्ट्र में मंजूर भार कहते हैं, जो आपके बिल में एक जगह पर लिखा होता है, और नॉर्थ साइड में जो बिल्स आते हैं उसमें स्वीकृत भार लिखा होता है। साउथ के बिल्स में सैंक्शन लोड ऐसा लिखा होता है। तो सैंक्शन लोड का मतलब क्या है? आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अनुमति दी है 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का सोलर नहीं, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करने की। तो यदि आपका बिल देखने के बाद हमें अगर पता चलता है कि आपको 3 किलोवाट का सोलर इंस्टॉल करवाना है, तो आपका जो मंजूर भार, सैंक्शन लोड, स्वीकृत भार, ये जो है ना, इसको हमें बढ़ा के देना होता है। तो ये काम हम करके देते हैं, सौरभ सोलर सॉल्यूशंस हमारी कंपनी करती है। तो इसमें लगभग 10 से 12 दिन लग जाते हैं, जिसके बाद सैंक्शन लोड बढ़ा के मिल जाता है। अब पॉइंट ये है कि सैंक्शन लोड क्यों बढ़ाना पड़ता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपके लोकेशन में एक बिजली का ट्रांसफार्मर है जो आपके जैसे 500 परिवारों को 2-2 या 1-1 किलोवाट का सप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। अब मान लीजिए कि आपके लोकेशन में से 50 लोगों ने ऐसे सोचा कि चलो हम 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। तो 50 लोगों ने अगर 5-5 किलोवाट का इंस्टॉलेशन किया, मतलब 250 किलोवाट की बिजली बनेगी और वो इसी ट्रांसफार्मर में जाएगी। तो इस ट्रांसफार्मर का लोड कैपेसिटी चेक करना पड़ेगा ना, वरना वो ट्रांसफार्मर जल सकता है या वायरिंग जल सकती है। इसीलिए पहले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इन्फॉर्म करना आवश्यक है। 10 से 12 दिनों में जैसे आपका सैंक्शन लोड बढ़ा के मिलता है, उसके बाद हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, उसके बगैर नहीं कर सकते। दूसरा, फीजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी हमें लेना होता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, जिसमें 2 चीजें देखी जाती है। पहला, आपका जो टेरेस का साउथ डायरेक्शन है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि भारत में हम किसी भी राज्य में अगर सोलर का इंस्टॉलेशन करते हैं तो पैनल्स को साउथ फेसिंग रखते हैं। ये इंजीनियरिंग का थंब रूल है। उसके अलावा आपके घर की मजबूती देखी जाती है कि अगले 25 साल तक आपका जो घर है वो सोलर का लोड झेल पाएगा या नहीं। ये दोनों चीजें जब कंफर्म हो जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आपको फिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके बाद सोलर का इंस्टॉलेशन 2 दिन में हो जाता है, ऑन ग्रिड सोलर का। लेकिन इंस्टॉलेशन होने के बावजूद आपका प्लांट लाइव नहीं होता जब तक नेट मीटर इंस्टॉल नहीं हो जाता।
तो नेट मीटर जो है एक अलग से मीटर दिया जाता है आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से। इसके लिए जब हम एप्लीकेशन देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से एक इंजीनियर आपके साइट पे विजिट करते हैं और आपके पास पैनल और इन्वर्टर की टेस्टिंग रिपोर्ट मांगते हैं, जिसके बाद वो सीरियल नंबर से एक एक पैनल को चेक करके अपनी रिपोर्ट बना के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में देते हैं। उसके बाद आपके घर पे नेट मीटर भेजा जाता है। ये जो नेट मीटर है आपके घर के मीटर के साथ जोड़ दिया जाता है। तो इसका क्या काम है नेट मीटर का? हमारा जो घर का मीटर है वो सिर्फ एक तरफा कैलकुलेशन करता है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आपने कितने यूनिट का इस्तेमाल किया, बराबर। लेकिन नेट मीटर दो तरफा कैलकुलेशन करता है। पहला ये कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आपने कितने यूनिट का इस्तेमाल किया, और दूसरा ये कि सोलर पैनल ने कितने यूनिट्स बना के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भेजे। इसमें फिर क्या होता है, आपका जो पहला बिल आता है ना सोलर बिल, उसमें यूनिट्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लिखा होता है। जैसे में डेबिट और क्रेडिट लिखा होता है ना, उसी तरीके से। तो इसमें कस्टमर आपको क्या सवाल पूछ सकता है, जैसा अभी सर ने पूछा, तो वैसे मैं 3 सवालों के जवाब देता हूँ। पहला ये, मान लीजिए किसी महीने में अगर हमने 600 यूनिट का इस्तेमाल किया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से और हमारे सोलर सिस्टम ने 650 यूनिट बना के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भेजे, तो 50 यूनिट जो एक्स्ट्रा बने हैं वो क्या होगा, उसका क्या होगा? तो वो 50 यूनिट कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास में और वो अगले महीने के बिल साइकिल में एडजस्ट किए जाएंगे। अभी नॉर्मली क्या होता है कि ठंड के सीजन में हम लोग पंखा और एसी कम यूज करते हैं। उस समय सोलर से जो एक्स्ट्रा यूनिट बनते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास जमा हो जाते हैं, जो हमें गर्मियों में काम आते हैं। क्योंकि गर्मियों में जो है हम लोग एसी और पंखा ज्यादा यूज करते हैं। गर्मियों में जैसे हमने देखा है कि सोलर का प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है, तो वो जो यूनिट्स बचते हैं वो हमें बारिश के सीजन में काम आते हैं, क्योंकि बारिश के सीजन में सोलर का प्रोडक्शन कम होता है। इस तरीके से 12 महीने आपको ये यूनिट्स का फायदा होता है। दूसरा सवाल कस्टमर पूछ सकता है कि सर अगर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में कुछ देर के लिए बिजली कट जाए तो हमारे घर में सोलर पैनल से बिजली आएगी क्या? तो इसका जवाब है नहीं आएगी सर, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इन्वर्टर को चालू रखने के लिए एक रेफरेंस वोल्टेज लगता है और वो आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से मिलता है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कनेक्शन कट जाता है तो इन्वर्टर बंद हो जाएगा आपका ऑन ग्रिड इन्वर्टर। ऐसे समय में सोलर पैनल से जो बिजली बनेगी वो वेस्ट हो जाएगी, जाया होगी, ना वो आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जाएगी और ना ही आपके घर में। अब इसमें कस्टमर कभी कभी सवाल पूछता है कि सर ये जो इन्वर्टर है ऑन ग्रिड, इसमें हम लोग बैटरी कनेक्ट करके ये सिस्टम को चला सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है कि नहीं चला सकते, क्योंकि ऑन ग्रिड इन्वर्टर में ऐसा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं गया है, वो हाइब्रिड में दिया हुआ है। तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में यदि आपके और कोई सवाल है तो अभी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जी मिस्टर हाँ, सर, हाँ मिस्टर कहिए। अब उस पर हम दूसरा इन्वर्टर लगा सकते हैं क्या? उससे अच्छा है सर, आपके घर में अगर कोई यूपीएस इन्वर्टर है ना तो उसको चार्ज करके रखेंगे तो वो काम आ जाएगा, क्योंकि इसमें को जोड़ने के लिए ऑप्शन नहीं दिया गया सर। वो जुगाड़ करने के लिए बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन अभी जुगाड़ की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, नॉर्मल इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं। ओके सर, ओके सर। मोनू जी, सूरज जी, आपका कोई सवाल? अभिजीत लोखंडे साहब, आपले काही प्रश्न? पंडित जी? ओके, वेरी गुड, काफी क्लियर है। नहीं सर, कहीं नहीं। ओके, अभी आप लोगों ने ना ऑफ ग्रिड को और ऑन ग्रिड को बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो इसके बाद हाइब्रिड समझना बहुत आसान है, क्योंकि हाइब्रिड सोलर जो है ना वो कॉम्बिनेशन है ऑन ग्रिड सोलर और ऑफ ग्रिड सोलर का। ओके, तो अब ये सिस्टम 2 मोड्स पे काम करता है, ऑन ग्रिड भी चलता है, ऑफ ग्रिड भी चलता है। कैसे? देखिएगा, दिन के समय, सॉरी, यहाँ जो इन्वर्टर लगा हुआ है ना वो हाइब्रिड इन्वर्टर है सर, और इसमें ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच होता है।
ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच को जब पता चलता है कि हमें ऑन ग्रिड में काम करना है कि ऑफ ग्रिड में काम करना है। ओके सर, तो देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई जब तक आपका चालू है तो दिन में जो सोलर पैनल से बिजली बनती है उसका क्या होगा, वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जाएगी और थोड़ा थोड़ा बैटरी भी चार्ज होते रहेगा। तो उसमें क्या होगा, आपके जितने यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जाएंगे तो वो यूनिट के बदले यूनिट कैंसिल हो जाएगा और आपका यूनिट बिल 0 हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, मतलब ये ऑन ग्रिड मोड पे ऐसे काम करेगा। दूसरा पॉइंट, अगर बाय चांस एक आध घंटे के लिए बिजली कट गई तो ये सिस्टम जो है ना, ये चेंज ओवर स्विच जो होता है इन्वर्टर के साथ में, इसको पता चलता है कि अभी हमें ऑफ ग्रिड मोड में चेंज होना है और इन्वर्टर को चालू रखने के लिए बैटरी का बैकअप होता है। इसीलिए दिन के समय अगर बिजली कट जाती है तो ये ऑफ ग्रिड बन जाता है, जिसमें दिन के समय सोलर पैनल से जो बिजली बनती है वो आपके घर में इस्तेमाल होती है और बैटरी को भी चार्ज करती है। दिन के समय घर के अप्लायंसेस चलाने के लिए बैटरी का उपयोग नहीं होता सर, दिन में बैटरी चार्ज होती रहती है। और अगर बाय चांस रात के समय बिजली कट जाए तो कोई बात नहीं, आपके घर के सारे अप्लायंसेस बैटरी से चल जाएंगे। इस प्रकार से हाइब्रिड सोलर सिस्टम में आपको 3 जगह से बिजली का सप्लाई आता है। पहला आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, दूसरा आपके सोलर पैनल और तीसरा आपका बैटरी बैकअप। हाइब्रिड सोलर सिस्टम में आपको 2 फायदे हैं, 24 घंटे बिजली का सप्लाई और यूनिट टू यूनिट कैंसिलेशन। अभी यहाँ पर हाइब्रिड के बारे में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सब्सिडी मिल रही है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं है। तो कुछ स्टेट्स में इसमें चालू हुआ है, कुछ स्टेट्स में अभी तक नहीं हुआ है। तो अभी आप लोग अलग अलग स्टेट से बातचीत कर रहे हैं, इसीलिए इस टॉपिक के ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता सब्सिडी के बारे में। ऑन ग्रिड सोलर में सब्सिडी अवेलेबल है। आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट का कुछ स्टेट्स में एक्स्ट्रा मिलता है, जैसे उड़ीसा, असम, यूपी और जम्मू कश्मीर। महाराष्ट्र और एमपी में कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का जो है वही मिल रहा है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सब्सिडी के बारे में आप अपने रिस्पेक्टिव बिजनेस एक्सपर्ट से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि मैं इस ट्रेनिंग सेशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और तो हाइब्रिड सोलर सिस्टम में यदि आपके कोई सवाल है तो अभी पूछ सकते हैं। ओके, हाइब्रिड में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ज्यादातर जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ये लोग वो इंस्टॉल करते हैं क्योंकि उन लोगों को कंटिन्यूसली बिजली चाहिए होती है। जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक की इंडस्ट्री है, उसमें मशीन चल रही है और अचानक से पावर कट हो गया तो वो प्लास्टिक जम जाता है, तो चालू रखने के लिए या तो वो डीजल इंजन यूज करते हैं या तो फिर सोलर का सपोर्ट लेते हैं, और हॉस्पिटल्स के लिए भी वही एप्लीकेबल है। तो हाइब्रिड में यदि आपके कोई सवाल है तो अभी पूछ सकते हैं। सद्दाम सर, पंडित जी, आप सवाल नहीं पूछ रहे सर? ऑल क्लियर? ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आप लोग अच्छा रिसीव, ओके वेरी गुड। तो अभी हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे कि एक कस्टमर ने मुझे अभी पूछा, सर मैंने सुना है कि ऑन ग्रिड सोलर का इंस्टॉलेशन करने से हमारा बिजली का बिल कम होता है। तो मैंने बोला हाँ कम होता है, तो मेरे घर में भी इंस्टॉल करना है, मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे कितने किलोवाट का सिस्टम लगेगा, कैलकुलेशन कीजिए। तो मैंने बोला ठीक है सर, आपका बिजली का बिल दे दीजिए। 12 महीने का बिजली का बिल देखा तो 800, 700, 600, 400, 800, 700, 600, 400, एवरेज 600 यूनिट का बिल उनका था महीने का, एवरेज औसत। तो मैंने क्या किया, 600 को 120 से डिवाइड किया। 600 यूनिट्स जो एवरेज है उसको 120 से डिवाइड किया, पता चला कि उनको 5 किलोवाट के सिस्टम की आवश्यकता है। फिर दूसरे कस्टमर ने मुझे पूछा, सर मेरा ना हर महीने 850 यूनिट का बिल आता है एवरेज, मुझे कितने किलोवाट का सिस्टम लगेगा? फिर से मैंने वही किया, 850 यूनिट को मैंने 120 यूनिट से डिवाइड किया, तो मुझे पता चला कि उनको 7 किलोवाट का सिस्टम लेना होगा। तो हमें करना क्या है, कस्टमर का बिजली का बिल लेना है और उसमें यूनिट्स देख के एवरेज यूनिट को 120 से डिवाइड करना है। क्यों करना है? वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन का सवाल यह है कि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है वो औसतन हर महीने 120 यूनिट बनाता है, एवरेज। अब आप बोलेंगे एवरेज आपको कैसे पता चला सर? क्योंकि गर्मियों में ज्यादा भी जनरेशन होता है और बारिश में कम भी होता है ना, तो
तो बराबर है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब हमने क्या किया है इस मुश्किलों से बचने के लिए, हमने पिछले 12 साल में जितने भी इन्वर्टर्स इंस्टॉल किए हैं उसके साथ में एक वाईफाई सिस्टम लगा के रखा है। तो वाईफाई सिस्टम को हम हर साल, हर महीने, हर पल मॉनिटर करते हैं और हमने देखा है जितने भी इन्वर्टर्स लगे हुए हैं उसमें किसी भी इन्वर्टर में 120 यूनिट से कम जनरेशन नहीं हुआ है महीने का। तो ये हमने साल का एवरेज निकाला, क्योंकि गर्मी में ज्यादा होता है, बारिश में कम होता है, तो एवरेज निकला है 120 से नीचे जनरेशन नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, ये भी आपका काम नहीं है, उसके लिए आपके एक रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट किए जाएंगे जो आपके बिहाफ पे ये कैलकुलेशन करेंगे। तो आपको सिर्फ फॉर योर इंफॉर्मेशन में बता रहा हूँ। अब 1 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें 100 स्क्वायर फीट की आवश्यकता होती है और उसका जो वजन होता है वो 100 किलो होता है। तो अभी आप सोचेंगे अरे इतना वजन थोड़ी होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। 2 पैनल लगते हैं आजकल 1 किलोवाट में, जिसका वजन होता है 56 किलो टोटल। उसके अलावा होता है इन्वर्टर, उसके अलावा एसी डीबी, उसके अलावा डीसी डीबी, फिर एसी केबल, डीसी केबल, MC4 कनेक्टर, लाइटनिंग अरेस्टर, अर्थिंग केबल, अर्थिंग रॉड, वायरिंग, पाइपिंग, केबल, स्ट्रक्चर। तो अभी ये स्ट्रक्चर क्या होता है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये कुछ है जिसके ऊपर पैनल को इंस्टॉल किया गया है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड आयरन मटेरियल से बनाया जाता है, HDGI, हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड आयरन मटेरियल। ये जंग नहीं खाता है। अभी आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है ये सोलर का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, जिसकी ऊंचाई सामने से 1.5 फीट है और पीछे से 3 फीट की है। इसको स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब बहुत सारे कस्टमर्स कहते हैं कि सर हमें तो स्ट्रक्चर थोड़ा ऊंचा चाहिए क्योंकि हमें टेरेस का इस्तेमाल भी करना है। तो कुछ लोगों को हम लोग स्ट्रक्चर ऊंचा बना के देते हैं, ज्यादातर 4x6 का ही स्ट्रक्चर देते हैं। किसी किसी को 8x10 का, किसी को 10x12 का चाहिए होता है। तो स्ट्रक्चर के बारे में हम पहले ही कस्टमर से कंफर्म कर लेते हैं कि उनको स्ट्रक्चर कितना ऊंचा चाहिए। हर एक के लिए हम लोग पर्सनलाइज करके देते हैं। तो इसके बारे में हम लोग हमेशा आपको ये पूछते हैं कि सर साइट का डिटेल में हमें ये पता करना होगा कि स्ट्रक्चर कितना ऊंचा चाहिए। इसको स्ट्रक्चर कहा जाता है हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड आयरन से बना हुआ सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर कितने किस्म के होते हैं, 4 फुट बाय 6 फुट, 6 बाय 8 फुट, 8 बाय 10 फुट, 10 बाय 12 फुट। ये सब सुपर स्ट्रेल होते हैं, सुपर स्ट्रक्चर होते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारा हॉस्पिटल है, हमारा होटल है, हमारी फैक्ट्री है, हमारी इंडस्ट्री है, यहाँ पर जो है मेटल शीट पे अगर आपको इंस्टॉलेशन करना है तो स्ट्रक्चर बनाना नहीं पड़ता है। ये जो रेडीमेड एल्यूमिनियम का टुकड़ा है, प्रोफाइल है, ये हम लोग मेटल शीट पे इंस्टॉलेशन करते हैं। नट बोल्ट की सहायता से वाटरप्रूफिंग करके इसको इंस्टॉलेशन किया जाता है। इसमें आपका समय और पैसा दोनों भी बचता है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये बाकी स्ट्रक्चर्स के मुकाबले इसका खर्चा कम है। ये एल्यूमिनियम का होता है, लाइट वेट होता है, वाटरप्रूफ होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। इसको क्या कहते हैं, नोट कर लीजिए, सोलार मोनोरेल स्ट्रक्चर। इसका PDF आपको आपके बिजनेस एक्सपर्ट भेजेंगे। ये है मोनोरेल स्ट्रक्चर। इस अभी लास्ट टॉपिक पे हम लोग आ रहे हैं आज के सेशन के लिए। इसके बाद मार्केटिंग की बात करेंगे कि बिजनेस कैसे शुरू करना है। आज का जो एजुकेशन वाला लास्ट टॉपिक है वो है पैनल के बारे में। तो पैनल्स कितने प्रकार के होते हैं। पुराने जमाने में ये नीले रंग के पैनल हुआ करते थे, जिसको कहते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल। ये नीले रंग के पैनल अभी बंद हो चुके हैं पिछले 3 साल से। पॉइंट नोट कीजिएगा, आज के डेट में पॉली पैनल यूज नहीं हो रहे हैं। तो आज के डेट में जो पैनल इस्तेमाल हो रहे हैं वो है मोनोक्रिस्टलाइन पैनल। तो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल जो है इसमें भी अभी अपग्रेडेशन हुआ है। क्या अपग्रेडेशन हुआ है, इसके अंदर आप देखिए स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो सिलिकॉन से बनाए जाते हैं और इसी से बिजली का निर्माण होता है। तो
मोनोक्रिस्टलाइन जो पैनल है ये आजकल हाफ कट में आ रहा है। हाफ कट का मतलब है अगर आधे तो पैनल पे भी रोशनी पड़ती है तो प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, यानी सुबह 6:30 बजे की धूप से भी चार्जिंग शुरू होगी और शाम को 6:30 बजे तक भी चलेगी। अब ये जो हाफ कट पैनल है इसका जो लेटेस्ट वर्जन आया है उसमें बाइफेशियल आया है, जिसमें पैनल के दोनों तरफ सेल्स होते हैं, और उसमें बाइफेशियल में भी एक नया पैनल आया जिसका नाम है टॉपकॉन। उसमें एन टाइप और पी टाइप होता है। उसके बाद और भी बहुत सारे पैनल है। तो ये लिस्ट आपको आपके बिजनेस एक्सपर्ट से बातचीत करनी होगी, वो आपको ईपीसी डिपार्टमेंट में बात करके बताएंगे। अब गवर्नमेंट का रूल क्या है मैं बताता हूँ पैनल के बारे में। गवर्नमेंट ये कहता है कि अगर आपको सब्सिडी वाला प्रोजेक्ट करना है तो आपको डीसीआर पैनल का उपयोग करना होगा। तो डीसीआर और नॉन डीसीआर ये क्या है? तो ये जो सेल्स आपने देखे हैं ना सर, अभी आपको मैंने सेल दिखाया था, ये जो सोलार के सिलिकॉन के सेल्स होते हैं ये भारत में कोल इंडिया नाम की कंपनी बनाती है, और सभी कंपनी जैसे टाटा, अदानी, विक्रम, वारी, पहल सोलर, गोल्डी ग्रीन, ये कंपनीज जो है ये सेल्स वो कोल इंडिया से खरीदती है और अपने नाम से पैनल को मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं। यानी सभी कंपनी के सेल्स एक ही है जो कोल इंडिया देती है, और कुछ सेल्स जो है वो चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। तो जिस पैनल का निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग भारतीय सेल्स से किया जाता है उसको डीसीआर कहते हैं। डीसीआर का फुल फॉर्म है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, लिख लीजिए, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। तो चाइना वाले जो सेल होते हैं वो नॉन डीसीआर वाले पैनल होते हैं। जिन सेल चाइनीज सेल से अगर पैनल बनाया जाए तो नॉन डीसीआर है, जो कमर्शियल में इस्तेमाल किए जाते हैं। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में सब्सिडी नहीं होती। तो इसी के साथ में आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो है वो पार्टली हमने कंप्लीट की है। अभी बिजनेस की बात करते हैं। आपके लोकेशन में अभी जो लोग एज अ चैनल पार्टनर या एज एन एडवांस चैनल पार्टनर काम करना चाहते हैं, एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर चैनल पार्टनर, उनके लिए गुड न्यूज है। अभी गर्मियों का सीजन है, काफी सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूटर और फॉर इंस्टॉलेशन। उसमें कमर्शियल वाला भी है और रेसिडेंशियल वाला भी है। तो आपको मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पे अभी हर एक लोकेशन में कैसा है। अभी देखिएगा एग्जाम्पल, आपके पास एक रेसिडेंशियल कस्टमर आया जिसने आपको पूछा कि सर मुझे ना 3 किलोवाट का इंस्टॉलेशन करना है, कितना खर्चा आएगा? तो आपको उनको कोटेशन नहीं देना है सर, पॉइंट नोट कीजिएगा। क्या होता है, 90% लोग सिर्फ इंक्वायरी करने आते हैं। अभी आप एज अ प्रोफेशनल बन रहे हो, ट्रेनिंग लेने के बाद आपको बहुत सारे सवालों के जवाब पता है, तो कस्टमर को यूं ही इंफॉर्मेशन देनी नहीं है। अगर आपने कस्टमर को कोटेशन दे दिया तो क्या होगा, वो कोटेशन लेके मार्केट में और 4 जगह जाएगा, और जाहिर सी बात है कोई भी उसको डिस्काउंट दे देगा। ठीक है ना, कोई भी सोलार का बिजनेस छोड़ना नहीं चाहता है तो 8-10 हजार रुपए डिस्काउंट देके वो उसको क्लोज कर लेंगे, तो वो कस्टमर आपके पास रिटर्न नहीं आएगा। तो हमें करना क्या है, अगर किसी ने आपको पूछा सर मुझे 3 या 5 किलोवाट का इंस्टॉलेशन करना है, कितना खर्चा आएगा, तो उसको पूछिए सर मैं आपको जरूर जानकारी देता हूं, पहले क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको इंस्टॉलेशन कब करना है? अब ये सवाल बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, 90% लोग जो इंक्वायरी के लिए आते हैं ना वो निकल जाएंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। वरना आपको क्या लगेगा, शायद ये मेरा पहला कस्टमर है, आप उसको फॉलो अप करते रह जाओगे, आपका मेन काम लटक जाएगा। वैसा नहीं करना है, आपका टाइम आपके लिए कीमती है। अब जो बचे हुए 10% लोग हैं वो लोग क्या कहेंगे, सर हम लोग 4 जगह से कोटेशन लेके आए हैं, आप अपना कोटेशन दे दीजिए, अगर हमको अच्छा लगा तो आपके पास से करवाएंगे, बराबर। तो उनको भी यही कहना है कि सर ठीक है मैं आपको कोटेशन दे सकता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके पास जो कोटेशन है वो मुझे बता दीजिए,